पंचायत का नेक्स्ट सीजन कब आ रहा है? बिटिया की शादी हो गई या नहीं? किससे हुई ना बताइए, ये बता दीजिए हुई कि नहीं। लोग जानना चाहते हैं आपसे कि सच में आपके फोन की रिंगटोन रिंकिया के पापा है? भैया कब तक रिंकिया के पापा बने रहोगे, और भी कुछ कर लो। ये मटर 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 वाला जो एक डायलॉग था वो आपके दिल से निकला था? सीखने के लिए सबसे पहले अपने आप को ही टटोलना पड़ता है। आपके जो पहले म्यूजिक गुरु थे हाँ, वो एक पापड़ वाला था। मूंग का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो। म्यूजिक के जरिए आप कहीं भी पहुंच सकते हैं, आप ईश्वर के पास ही म्यूजिक के जरिए पहुंच सकते हैं। एक्टर की जिंदगी है वो सिर्फ डायलॉग वाली जिंदगी नहीं है, तरह तरह की और जिंदगियों में जाना, वो बड़ा मजेदार लगा मुझे। नेपो किड्स, वो लोग जनरली कमर्शियल सिनेमास में रहते हैं कि वो आर्ट फिल्म कॉमर्शियल नहीं हो सकती क्या? वो फ्लॉप हो रही, ये हिट हो रही। आपने इरफान साहब के साथ भी बहुत काम किया है। नसीरुद्दीन शाह जी ने बताया था कि उनको फ्लूट बजाना भी आप ही ने सिखाया था। हाय हाय, आपको सब पता है। आप अपने घर से भाग गए थे। अगर कहीं नाकाम हो तो समझ लें इसके पीछे कोई कामयाबी छुपी हुई है। सफाई करना, गड्ढे खोदना, और पेंटिंग भी करता था मैं। सीने में जलन, आँखों में तूफान सा क्यों है। मेरे पास घर ही नहीं है, मैं ले ही नहीं पाया। ज़्यादातर लोग नियत बना लेते बम्बई जाएंगे, वहाँ सब कुछ नहीं होता बम्बई आके। मैं तो सबसे पहले नसीहत ये है कि बम्बई मत आइए। ए नदिया किनारे मेरो गाँव रे, सांवरे आ जाइयो सांवरे। नए साल का आगाज विद समबडी वेरी वेरी खास। जबरदस्त एक्टर तो ये है ही, साथ ही गाते बजाते भी बहुत हैं। सुना है सेट पर मस्ती भी बहुत करते हैं। 40 सालों से ये थिएटर में, फिल्म्स में काम कर रहे हैं, आपको और मुझे एंटरटेन कर रहे हैं। मटर इनको कुछ खास पसंद नहीं है, लेकिन लौकी के लिए इनका प्रेम बड़ा अलौकिक सा है। निहारिका शर्मा शो के नए एपिसोड पर और 2025 के पहले पॉडकास्ट पर हम वेलकम करते हैं रघुवीर सर का। बहुत बहुत शुक्रिया हाइप पर आने के लिए, हमें समय देने के लिए। सबसे पहले ये बताइए, मैंने एक क्वेश्चन डाला हुआ था जहां पर लोग जानना चाहते हैं आपसे कि सच में आपके फोन की रिंगटोन रिंकिया के पापा है? कोशिश की मैंने, लेकिन फिर बर्दाश्त नहीं हुआ, फिर मैंने निकाल दिया कि भैया कब तक रिंकिया के पापा बने रहोगे, और भी कुछ कर लो, नहीं तो फिर अभी नहीं है वो। क्या रिंगटोन है आपकी? ऐसे ही है, पता नहीं क्या है वो, कुछ ऐसे ही है कुछ। और एक जो दूसरा सवाल, मैंने सोचा सबसे पहले दर्शकों के सवाल ही ले लेते हैं जी। दूसरा सवाल ये है कि पंचायत का नेक्स्ट सीजन कब आ रहा है? वक्त है अभी, लेकिन हमें क्योंकि मेरे ख्याल से अभी शूट ख़त्म हुआ है, बाकी कब टेलीकास्ट होगा कब तो उसका अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि सब उनके हाथ में होता है। यहाँ से शूट करके उनके हाथ में, मतलब ये अपडेट है कि शूट खत्म हो चुका है? जी हाँ, शूट खत्म हो चुका है, बाकी उनके हाथ में। मेरा काम खत्म हो गया, मुझे इतना पता है। ठीक है। और क्योंकि ठंड का मौसम चल रहा है तो मुझे ये भी जानना है कि ये मटर 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 वाला जो एक डायलॉग था वो आपके दिल से निकला था? जी, दिल से ही निकलता है। ऐसी चीज़ें जब आदमी तड़प जाता है ना किसी उसके लिए कि कोई चीज़ रोज 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 ऐसी तड़प उठती है कि बस ये निकाल ही दो, बिल्कुल यहाँ आ जाता है। जब कितनी मटर खा चुके हैं अभी तक आप? अजी पूछिए मत। वैसे मैं मटर का बड़ा शौकीन हूँ, लेकिन कि अब रोज ही मटर के अलावा कुछ ना हो तो फिर आफत आ जाती है। और अगर मटर और लौकी में से एक सेलेक्ट करना हो तो? लौकी तो मेरे ख्याल से लौकी बेहतर है। लौकी बेहतर? नहीं, जब मटर से उगता जाए तो लौकी भी आ जाइए, और लौकी से उगता जाए तो मटर भी आ जाइए। ठीक है। अब एकदम शुरुआती दौर में जाते हैं। बहुत सारे आप इंटरव्यूज में ये बात कह चुके हैं, लेकिन वही बात है कि आपके मुंह से भी सुनना हम पसंद करेंगे कि आपने कहा था कि आपके जो पहले म्यूजिक गुरु थे, हाँ, वो एक पापड़ वाला था। जी हाँ, गुरु मुझे पहले तो मालूम नहीं था कि इसके गुरु भी होते हैं। जब मैंने पलट के देखा पीछे कि मेरी शुरुआत कहाँ से हुई, तब मुझे वो पापड़ वाला याद आया। तो ये समझिए कि जो स्वर मुझे कानों में दिए वो पापड़ वाले की वजह से पड़े। पापड़ वाले, और वहाँ और भी उन दिनों, ये 50 के आसपास की बात बता रहा हूँ, 1950s के आसपास। तो उन दिनों ये जो कोई रेडियो कुछ नहीं हुआ करता था, सिर्फ वो ग्रामोफोन हुआ करते थे, बस वो चाबी भर के वो गाने वाने सुनाई दिया करते थे कभी कभी, या रामलीला रासलीला ये सब। लेकिन उस छोटी उम्र में कहाँ रामलीला रासलीला। तो जो भिखारी भीख मांगने आते थे, कुछ चूरन बेचने वाले आते थे, वो उन दिनों सब गा गा के हुआ करता था।
तो वो पापड़ वाला भी सिर्फ हमारे घर के लिए, एक हमारा खेत, जहाँ हमारे जो खेत था जहाँ पर हम खेती करते थे, वो तालाब है, तालाब किनारे टीला, टीले पे हमारा मकान था और चारों तरफ वहाँ बिल्कुल खाली था, वो सिर्फ खेत थे। तो उसमें एक दूर से वो मेड़ से गाते हुए वो बेचते हुए निकलता था। तो आपने इशारा किया तो बोल दूं कैसे निकल? बिल्कुल बिल्कुल। मूंग का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो, मूंग का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो, तब उसको बुलाते थे, ए पापड़ वाले। अब इसमें भी सो रहे हैं, ए पापड़ वाले इधर आ, क्योंकि वो दूर होता था तो ऐसे ही बुलाना पड़ता था, ए पापड़ वाले। अब वो पापड़ वाला बस मूंग का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो, फिर आगे पापड़ देने लगता था, मूंग का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो, मूंग का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो, और पापड़ दे के निकल जाता था। फिर दूर से फिर चिल्लाता था, मूंग का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो। फिर मैं दिन भर घर में पापड़ बेचता रहा, और पापड़ बेचते बेचते आज भी पापड़ ही बेच रहा हूँ। आपकी बात से मुझे याद आ रहा है जी। मैं तो 90s की बात बता रही हूँ। हमारे बचपन में मुझे याद है चना जोर गरम वाला आता था, वो बहुत गाते थे। तो मैं चना जोर गरम में बताता हूँ। चना जोर गरम वो हमारे यहाँ भी जाता, साइकिल पे लेके निकलता था। अब वो भी मैं सुना देता हूँ, क्योंकि वो भी बड़ा मेरे उसमें वो था कि ये चने बेचने में मुझे बड़ा मजा आता था। चने जोर गरम बाबू में लाया मजेदार, चने जोर गरम बाबू में लाया मजेदार, चना बना है मेरा आला, इसमें कई नमक है डाला, जिसको खाते नंद के लाला, गले पहने बैजंती माला, साथ में रहते गोपी ग्वाला। चने जोर गरम बाबू में लाया मजेदार, चने जोर गरम बाबू में लाया मजेदार, चना बना है मेरा हूल, लड़के खा के गए स्कूल, वो तो सब गए सब भूल, मारा मास्टर ने जब रूल, वो तो हो गए हूलम फूल। चने जोर गरम बाबू में लाया मजेदार, चने जोर गरम बाबू में लाया मजेदार। चने और वो बांधता रहता था, अपनी पुड़िया बनाता रहता। चना बना है मेरा सिर, जिसको खाते लक्ष्मण वीर, मारा मेघनंद को तीर, और रावण का फूटा तकदीर। चने जोर गरम बाबू में लाया मजेदार, चने जोर गरम बाबू में लाया मजेदार। वो पता नहीं कैसा क्या क्या गाते रहते। मगर मुझे लग रहा है कि ऑल ओवर इंडिया जितने भी लोग चना जोर गरम बेचते हैं वो यही गाना गाते हैं। हाँ, इसका कंपोजर कौन है ये पता करना बस वही लोग थे, बस ऐसी कंपोजर क्या होंगे बस वो। मगर आप ये सोचे ना, यूपी एमपी वहां पे चना जोर गरम जो बेच रहा है, यहाँ पे चना जोर गरम जो बेच रहा है, दोनों का गाना एकदम सेम। किसी ने तो वो किसी ने तो है ना, किसी ने तो सोचा होगा। तो ये म्यूजिक की जो आपकी जर्नी स्टार्ट हुई, और आप पहली बार थिएटर भी म्यूजिक के दम पर ही गए थे, गाना गाकर भी। जी। तो फिर ये शिफ्ट कहाँ से आया म्यूजिक से क्या है एक्टिंग कि का? मैं जब पारसी थिएटर में था, मुझे पारसी थिएटर में चला गया था, तो वहाँ बस यही गाना गाया करता, उन दिनों फिल्मी गाना गाता था मैं, मुकेश मन्नाडे, रफ़ीन की नकल किया करता था ये सब। तो तकरीबन 3-4 महीने हो गए वहाँ रहते रहते, मज़ा बहुत आता था। लेकिन सिर्फ मेरा वो था कि मैं जब सीन चेंज होता था तो पर्दा गिरता था, तो कोई एक किसी की एंट्री होती थी पीछे सीन चेंज करने के लिए, तो तब गाना पड़ता था मुझे। तो हर रोज़ मुझे 3-4 गाने गाना पड़ता था, बस 2.5 रुपये तो मिल जाते थे मुझे, ये था। तो धीरे धीरे फिर वहाँ के जो और लोग थे बोले भैया गाने से नहीं काम चलेगा, एक्टिंग भी करनी पड़ेगी। तो कोई वहाँ से शायद कोई एक्टर चला गया था, तो उसके लिए उन्होंने मुझे, तो सिपाही बनता था इसमें, आलम आरा एक वहाँ प्ले होता था उसमें, तो वो रोल मुझे ज़बरदस्ती कहा कि कुछ नहीं करना, सिर्फ भाला पकड़ के खड़ा ही तो होना है, और कुछ वो कर। मुझे इतनी शर्म आई कि बता नहीं सकता मैं, बड़ी मुश्किल से। फिर बाद में लोगों ने समझाया तो थोड़ा सा कुछ, और फिर थोड़ा सा 2-4 डायलॉग का एक रोल पकड़ा दिया उन्होंने, तो रोल किया तो तालियां वालियां सी बज गई कुछ। फिर तो मुझे लगा कि फिर धीरे धीरे मैंने एक्टर के उसको दिल को समझना शुरू किया, उसकी आत्मा को, उसकी रूह को समझना शुरू किया कि एक्टर क्या क्यों है। कि जब आप खुद नहीं होते, वहाँ कोई और होता। तो वो मुझे सब लोग ये बातें जब करते रहते थे, और वहाँ जो म्यूज़िक था, वहाँ जो गाने वाले थे, वहाँ जो उस्ताद लोग थे जिन्होंने ज़िंदगी भर यही सब किया है, पीढ़ियों से वही सब चला रहा था, तब मुझे समझ आया कि भैया ये जो
एक्टर की ज़िंदगी है वो सिर्फ डायलॉग वाली ज़िंदगी नहीं है कि डायलॉग याद की और आप चले जाओ। तो उसमें जो म्यूज़िक है और जो म्यूज़िक की समझ है, और म्यूज़िक जो है मुझे ये महसूस हुआ कि म्यूज़िक हर चीज़ के इतने करीब है कि म्यूज़िक के ज़रिए आप कहीं भी पहुंच सकते हैं। आप ईश्वर के पास ही म्यूज़िक के ज़रिए पहुंच सकते हैं। तो आप एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर में बड़े आसानी से पहुंच जाते हैं आप। तो फिर मुझे समझ आ गया कि म्यूज़िक के ज़रिए मैं इमोशंस को पहचानना शुरू किया मैंने। तो एक तरह की अध्यात्म है, एक तरह का मेडिटेशन है, एक तरह का कि आप अगर म्यूज़िक के ज़रिए किसी चीज़ को पकड़ना चाहो तो बड़े आसानी से, बहुत बारीकी से पकड़ में आती है वो सारी चीज़ें। तब मुझे मज़ा आना शुरू हो गया। तब फिर मुझे लगा कि भैया यही बेहतर है, क्योंकि ये अगर आपका एक्टर वाला आपका अगर वो रहेगा सोच और मंशा अगर आपके एक्टर की रहेगी तो बाकी चीज़ें तो आपको ज़रूरी सीखना ही पड़ेगा, लाजिम सीखना ही पड़ेगा आपको, बहुत ज़रूरी है। तब फिर मैंने इख्तियार कर लिया, पर गले पड़ गई फिर एक्टिंग मेरे। तो फिर मुझे लगा कि भैया एक्टर तो सब कुछ सीखना ज़रूरी है। फिर मैं स्टेज पे भी वहाँ सफाई करना, गड्ढे खोदना और पेंटिंग भी करता था मैं, वहाँ सब कुछ सीखना शुरू कर दिया मैंने। फिर म्यूज़िक मुझे हारमोनियम में हाथ नहीं लगाने दिया जाता था। फिर मैंने हारमोनियम भी बाद में सीखा और ये सब किया। लेकिन ये सब थिएटर की, ये बतौर एक्टर मुझे ये ज़रूरी था और इसके बगैर मुझे लगा कि कुछ नहीं है। तो फिर सब कुछ, फिर घर में खाना बनाना भी शुरू किया। फिर वो घर में मतलब वहीं सब कुछ, कि सबसे पहले वही है कि आपकी ज़रूरतों की चीज़ें जिससे आप जिंदा रहते हैं उसको आप कैसे उस पर काम करते हैं। तो मुझे लगा कि रसोई तो सबसे ज़्यादा अहम है एक्टर के लिए, क्योंकि उसमें जो रस होता है, जो स्वाद होता है, वो वही कितनी मध्य आंच में आपने पकाया, कितने भी, तो वहीं से शुरू हो गया। तो ये सारा म्यूज़िक से ही मिला है मुझे। तो फिर मैंने कहा कि भैया म्यूज़िक को रखो एक तरफ, मतलब है साथ में, इससे बढ़िया साथी कोई नहीं हो सकता, और अभी एक्टर की तरफ चलो, क्योंकि एक ज़िंदगी तो हम सब जी लेते हैं, लेकिन जो तरह तरह की और ज़िंदगियों में जाना, उनकी रूह को पकड़ना, वो बड़ा मज़ेदार लगा मुझे कि ये इसमें और भी हो गया कि मुझे ये लगता कि वहाँ हम ज़्यादातर भूखे मरते थे, क्योंकि 2.5 रुपये कहने को होते थे कि 2.5 रुपये मिलते हैं, लेकिन मिलता है 1 रुपया 1.5 रुपया। ज़रा कहीं बारिश आ गई, कुछ हो गई तो 8 आने पकड़ा दिए जाते थे। तो हम 4 आने के टमाटर, 4 आने का आटा लेके आटा से रोटी बनाते थे, टमाटर की चटनी बना के आधा खाते थे, आधा पेड़ पर रख देते थे वो कागज़ में लपेट के। तो कुछ लोग वहाँ जुआ हुआ खेलते थे, तो हर बार जाते थे तो देखते थे पेड़ पे किसकी रोटी थी, मेरी रोटी होती थी, वो निकाल के खा लेते और शाम को भूखा सोना पड़ता था। तो ये बड़ी मज़ेदार सी मैंने ज़िंदगी जी है उस थिएटर में। तो उससे एक और मुझे लगा कि मुझे ऐसा लगता था कि 10-15 दिन में कुछ तकलीफ होनी बड़ी ज़रूरी है, कि मज़ा नहीं आता था, कि आराम से अगर सब कुछ चला फिर मज़ा नहीं आता था। ऐसा लगा कुछ ना कुछ होते रहना चाहिए, कहीं भूखे मर रहे हैं, कहीं कुछ हो रहे हैं, कहीं वहाँ कंपनी में निकाला जा रहा है, कहीं झगड़े हो रहे हैं, कहीं कुछ हो रहे हैं। तो ये जो उठा पटक चलती रहती थी, ये सब एक्टर की एक तरह का स्कूल है ये सारी चीज़ें। और बस वही जज्बात थे जो वहाँ आए, निकलने पड़े, और वही बैंक है जो धीरे धीरे बनता चला गया, और उसी के ज़रिए मैं बस एक्टर बनना मगर था। क्या खूब पड़ी एक्टिंग आपके गले जी। और वाकई सच कह रहा हूँ, अब तो जिंदगी छोटी लगती है मुझे, कितना कुछ है सीखने के लिए, इतना कुछ है सीखने के लिए कि एक्टर को ऐसा कोई काम है जो नहीं आना चाहिए। तो इतना भरा पड़ा एक छोटी सी ज़िंदगी, इसमें कहाँ तक। तो इसलिए मैंने कोई मंजिल नहीं बनाई कि मुझे ये बनना है वो बनना, बस रास्ते चलते चले जाओ, सीखते चलो। करने बनने पे भी मुझे ज़्यादा वो नहीं है, तो करना है, मिल जाएगा तो कर लेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, जो है तो बस करते चलो। सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी। जी, तो बस यही है, तो सफ़र मज़ा आ रहा मुझे। ठीक है। अब तो इतने साल हो गए हैं, आप अपने घर से भाग गए थे जी, प्रोफेशनल भगोड़े के साथ। आए हाय, आपको सब पता है, ये तो मेरे ख्याल से सबको पता हो गया है। हाँ, तो चलिए, तब तो नादानी थी, उम्र थी, क्या एज रही होगी उस समय आपकी? मैं हायर सेकेंडरी की थी, 15-16 साल का था उस वक्त। बिल्कुल ऐसा कि अगर नहीं जाता वहाँ तो 1 आध साल के बाद कहीं नौकरी लग जाती और शादी होती है, फिर मैं कहीं बच्चे और शादी, बच्चे, बीवी और खाकी हाफ पैंट पहने कहीं घूम रहा होता। तो वो तो मैंने पहले तय कर लिया था। हाँ, कि मुझे यहाँ नहीं करना है। हाँ, मुझे नहीं करना, क्योंकि वो नौकरी का मतलब है कि वहाँ फैक्ट्रियाँ बहुत सारी हैं जबलपुर में, मैं जबलपुर का हूँ, बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं। तो ज़्यादातर लोगों का बस यही मकसद था कि 7वीं 8वीं तक पढ़ा दो और बस फैक्ट्री में
तो मुझे हायर सेकेंडरी मैंने इसलिए की कि थोड़ी अच्छी नौकरी मिल गई। तो ये माँ बाप की उसमें नियत में था कि इसका हायर सेकेंडरी मतलब 11वीं तक, उसके बाद नौकरी करवाएंगे, इससे ये करेगा ये। तो मैंने तय कर लिया कि मैं नहीं करने वाला नौकरी वोकरी, मैं तो यही कुछ देखूंगा, इस आर्ट फील्ड में जाऊंगा। हाँ। और इत्तेफाकन देखी चाह को राह, ना मैं वो फेल होता, हाँ। और ना मैं घर से निकलता, और ना मुझे थिएटर मिलता। इसलिए मैं कभी कभी ये वर्कशॉप करने जाता हूँ, बच्चों से यही कहता हूँ कि प्रभु अगर कहीं नाकाम हो तो समझ लें इसके पीछे कोई कामयाबी छुपी हुई है, लेकिन आपको रखना पड़ेगा, बरकरार रखना पड़ेगा उस नियत को, नहीं तो फिर वो है। तो जब जब भी मैं अब जब पलट के देखता हूँ कि जहाँ जहाँ बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है, वो आज मुझे वही मज़ा दे रही है, वही परेशानी, क्यों उस परेशानी से ही मैंने सीखा। तो बस यही है, तो ज़िंदगी बस इस तरह चल रही है, और बड़े मज़ेदार सी ज़िंदगी है। कर लो, कितनी आफत आने वाली आ जाएं, कभी ये नहीं कि डिप्रेशन में चलेगा, फ्रस्ट्रेशन चलेगा, कुछ ऐसा होता तो म्यूज़िक मेरे साथ है, बांसुरी बजाता रहता हूँ, फ्लूट बजाता रहता हूँ, बनाता भी रहता हूँ। ऐसे सब मैंने धीरे धीरे अपने घर में, एक तो मैंने स्टेज क्राफ्ट में किया है। हाँ। तो क्राफ्ट में जी, तो उससे, और वो ये अलकाई साहब ने कहा, हाँ। जब हम फर्स्ट ईयर में थे, तो फर्स्ट ईयर जब ख़त्म हुआ तो ऐसे ही वाह में पूछा जाता कि आप क्या करना चाहते हैं, तो मैंने कह दिया सब कुछ करना है मुझे। तो उन्होंने कहा स्टेज क्राफ्ट कर लीजिए फिर। तो मैंने कहा मैं ठीक है। तो मेरे क्लास के जितने थे सब कहने लगे यार पागल हो गए, तो मजदूरों का काम है। मैंने कहा मुझे मजदूरी तो ही करनी है। तो फिर तो लोग कहते हैं भैया वहाँ कि गधा घोड़ा नहीं बन सकता है, घोड़ा ही रहेगा, और वो करके गधा घोड़ा नहीं बन सकता। तो मैं तो उनसे कहता था भैया मैं तो घोड़ा बन के आया था, यहाँ गधा बन के निकल रहा हूँ यहाँ से। क्योंकि जितनी जिम्मेदारी आ जाती है, लेकिन आपकी नियत होनी चाहिए सीखने की, तब जिम्मेदारी। तो फिर वहाँ से तो मैं इतना लेके निकला हूँ कि मैं सच करूँ कई जन्मों में तक ख़त्म नहीं होगा। जो इब्राहिम अलकाजी और इन लोगों से जो सीखा है, बैरी जॉन, इब्राहिम अलकाजी, इन सबसे जो सीखने मिला है, जो उन्होंने ज़िंदगी का एक सलीका दे दिया है कि वक्त ज़ाया मत करो, सीखते रहो बस। तो देखो इतनी मज़ेदार ज़िंदगी आराम से निकल जाएगी, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। जितने भी एनएसडी वाले एक्टर्स से मैं मिलती हूँ, वो बताते हैं उनकी ज़िंदगी एनएसडी में जाकर बदल गई। जी, मतलब एक तो मुझे ये नहीं समझ में आता है कि एनएसडी में पढ़ाया क्या जाता है, क्योंकि आर्ट आप किस तरीके से पढ़ाओगे, किसी को एक्टिंग कैसे सिखा दोगे आप? इमोशन तो अंदर से आते हैं लोगों के। हर इंसान का एक ही डायलॉग बोलने का तरीका अलग होता है, एक इमोशन को एक्सप्रेस करने का तरीका अलग होता है। और दूसरा, उस पढ़ाई ने ऐसी क्या जिंदगी बदल दी कि इंसान सोचते हैं कि अगर मैं एनएसडी नहीं गया होता तो मैं कुछ और होता, एनएसडी ने मुझे पूरा बदल के रख दिया। देखिए एक्टिंग तो कोई किसी को एक्टर नहीं बना सकता, कोई किसी को कुछ भी नहीं सिखा सकता है। सीखने के लिए सबसे पहले अपने आप को ही टटोलना पड़ता है। तो ये तो पता नहीं किससे कहा किसने कहा आपसे कि वहाँ मेरी जिंदगी बदलने के 2-3 मतलब होते हैं। या तो बरगला भी देते हैं, और बरगलाते वो लोग हैं जो मेहनत नहीं करना चाहते, जो लेजी लोग हैं। तो लेजी लोगों के लिए तो कहीं कोई जगह नहीं है। आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी इंस्टीट्यूशन पर कोई भी गुरु पकड़ लीजिए, कोई उस्ताद पकड़ लीजिए, अगर आप लेजी हैं तो कुछ नहीं कर सकते। और लेजी नहीं, आप वक्त ज़ाया नहीं करना चाहते, वक्त का इस्तेमाल करना चाहते हैं बाखूबी, तो आपको एनएसडी जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप है सब जगह एनएसडी है। मैं जब पारसी थिएटर में था, एक तो मैं हमेशा मेरे कान खुले रहे हैं। अगर कान खुले ना होते, वो पापड़ वाले से मैं कैसे गाने मेरे सुनता और गाना सीखना शुरू करता। तो एक तो हर एक्टर के सबको ही मैं चाहता हूँ, एक्टर थोड़ी के एक्टर की जिम्मेदारी, सबको कान तो खुले रखने चाहिए, क्योंकि पता नहीं आपको कब क्या सुनाई दे जाए, क्या क्या किससे क्या सीखने मिल जाए, वो तमाम उम्र चलता ही रहता है। और मैं कभी उसने कि किसी ने मेरी बुराई कर दी तो मैं उसका बुरा मान जाऊँ। मैं एक बार सोच तो लेता हूँ कि यार इसने सच कहा है तो मैं इसको ठीक करने की कोशिश करूं। तो वहाँ पारसी थिएटर में हमारे सार्जेंट बाबा थे जो 80-85 साल के थे। तो उन्होंने बड़ी जिंदगी दुनिया देखी हुई थी। तो हम स्टेज पे बैठे हुए थे और मैं गाने का रियाज चल रहा था। मैं कोई मन्नाडे का गाना गा रहा था, झनक झनक तुरी बाजे पहन लिया, वो सीख रहा था। हारमोनियम मास्टर, ढोलक मास्टर, सारे लोग थे वहाँ पर। तो सब लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा है, देखो कितना बढ़िया गा रहा है। सार्जेंट बाबा को मज़ा नहीं आ रहा। वो कहते कि ठीक है। तो बीड़ी पी रहे तो वहाँ तो पूछ लिया कि बाबा देखो क्या बढ़िया गा रहा है। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है। तो देखो बिल्कुल मन्नाडी की कॉपी कर रहा है, बिल्कुल नकल कर रहा है, बिल्कुल वैसे ही डिक्टो। तो वो चढ़ गए,
कहता नकल करने से क्या हो, जब वो खुद जिंदा है तो उसकी नकल करके तू कहाँ जाएगा है। कहता बेटा नकल से काम नहीं चलता, अल्लाह ने अंदर दिया है उसी को देख, वो समझ, वो सब कुछ दिया है तेरे अंदर, तो दूसरों की नकल कर करके जिएगा, आगे बढ़ेगा। बस वो जो बात मुझे लगी, उसके बाद मैंने उसी दिन से ये त्याग दिया कि मैं नकल नहीं करूँगा, अंदर ही अपने आप को ही टटोलूँगा, जो ईश्वर ने मुझे दिया उसी को संभालूंगा, उसी पे रियाज करूँगा, उसी को निखारूंगा, बस यही मेरे तब से। तो ये सारी चीज़ें हैं, नहीं तो मैं वो गाते गाते बस वही उनकी नकल कर। बहुत लोग हैं जो नकल करते करते वहीं के वहीं रह गए, वो तो नहीं बन पाए लेकिन बस वहीं रह जाते हैं। तो ये सबक आपको ज़िंदगी भर मिलते रहते हैं। ऐसे अलकाई साहब ने कर दिया एक दफ़ा कि हम कभी छुट्टी नहीं मिलती थी। मैं 3 साल में, यकीन मानिए 3 साल में एक दिन भी ऐसा कि मैं कभी लेट पहुंचा हूँ या कभी नागा किया हो, कभी। तो हुआ ये था कि दिवाली का दिन था और कभी क्लास लगा लेते थे। अब दिवाली के दिन छुट्टी थी तो मैं सब लोगों के काम करता रहता था। मुझे दूसरों के काम और करने में बड़ा मज़ा आता था। किसी की ड्राइंग करता रहता था, किसी का सेट का काम करता था, किसी का कुछ करता रहता था। अपना तो कर ही लेता था लेकिन इतना कम होता था कि दूसरों को भी कर देता था। तो कोई वहाँ कोई प्ले चल रहा था, उसकी वजह से मैं 1 हफ्ते से मैंने कपड़े नहीं धोए थे और दिवाली आ गई। तो अलकाई साहब ने क्लास लगा ली कि आ जाओ, तो सारे हमारे क्लासमेट सब चले गए वहाँ क्लास करने। तो मैंने कहा मैं नहीं कि क्लास में जाके मुझे कपड़े धोने थे। मैं बाथरूम में कपड़े धो रहा था तो कुछ 10 मिनट में आ गया। और एक लड़का हमारे क्लास का डोल गोविंद रथ उड़ीसा का था, बोले चलिए अलकाई साहब बुला रहे। तो मैंने कहा यार कह दो ना नहीं मिले। कहता नहीं मैं झूठ नहीं बोलूँगा। उसने कहा झूठ नहीं बोलूँगा। तो मैंने कहा फिर मैं क्यों झूठ बोलूँ, मैं बस वहीं उठा, जो कपड़े थे मैं लेके पहुंच गया। कैसे पहुंच जाओ, खड़े हो गया सामने क्लास में। तो बोले कहाँ थे रघुवीर। तो हमारी वो बचपन की आदत होती है ना कि स्कूल ले गए, मास्टर ने पूछा क्या था, हम कहते हैं ना बीमार थे, तबीयत ठीक नहीं थी। वही मैंने बोल दिया क्योंकि बचपन की आदत थी। मैंने कहा सर ये तबीयत ठीक नहीं थी। तो कहने लगे तुम्हें मरना भी है तो मेरे सामने आके मरिए आप। अब इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। मैंने कहा ठीक है सर, अब आपके सामने ही मरूंगा मैं। वहीं बैठ गया मैं। उसके बाद मैं कभी बीमार नहीं पड़ा काम के वक्त। कोई भी काम अगर मैं किसी को पता भी नहीं रहता, यहाँ भी कभी होता है पता नहीं चलता कि मैं बीमार हूँ या क्या। और वैसे होती भी नहीं बीमारी, कभी थकान वकान की वजह से कुछ हो जाता तो फिर बीमार भी नहीं पड़ते। आप काम को लेकर अगर बीमार हो जाओ कि यार छोड़ो हल्का सा कुछ सर दर्द या कुछ हो जाए और बहाना कर दिया, तब फिर बीमार पड़ जाते। तो इसलिए बीमार पड़ना कम हो गया है मेरा। बिकॉज ऑफ अलका जी। तो उन्होंने कहा कि मरना भी तो यही मरिए। इसका मतलब ये है कि जिंदगी भर काम करते रहिए, है काम करते करते मरिए तो आपको भी मजा आएगा, लोगों को भी मजा आएगा। सीधी बात ये है। आपके वो ऐसे डॉक्टर निकले जिन्होंने बिना दवाई के और हाँ इलाज कर दिया, इलाज कर तमाम बीमारियों का, तमाम बीमारियों का और जिंदगी भर के लिए। जिंदगी भर के लिए। क्या बात है। अच्छा एक और चीज है, जितने भी मतलब एक्सेप्शंस होंगे इस केस में, मगर हम अक्सर देखते हैं कि एनएसडी से जो एक्टर्स निकल के जाते हैं वो जनरली पैरेलल सिनेमा और अनकन्वेंशनल सिनेमा मूवीज और रोल्स करते हैं। और जो हम नेपो किड्स या इंडस्ट्री के जो लोग हैं जिनके परिवार वहाँ हैं, वो लोग जनरली कमर्शियल सिनेमास में रहते हैं। तो ये डिवाइड क्यों है? बताऊं मैं मेरी नज़र में ये जो पैरेलल सिनेमा, आर्ट मूवी या कॉमर्शियल कुछ नहीं है। मैं अच्छी फिल्म और बुरी फिल्म जानता हूँ, सच्ची कह रहा हूँ मैं। और मैं फिल्मों में जाना भी नहीं चाहता था। मैंने सोचा था कि जब अच्छी फिल्म बनेगी और उसमें मुझे अच्छी तरीके से कोई रोल मिले तब करूँगा, तो नहीं करूँगा। और वाकई मैं 10 साल में रेपर्टरी में था, 3 साल एनएसडी, फिर रेपर्टरी। उसके बाद क्योंकि मुझे थिएटर में ही इतना मज़ा आ रहा था कि फिल्म में मुझे ऐसी लगती थी कि ये क्या है, और थिएटर में ही मैं अपने आप इम्प्रूव हो रहा था, मेरी सोच, मेरी वो सारा कुछ। और फिर यहाँ मुझे वो खामियां भी नज़र आ रही थी। ये जो पैरेलल और ये जो लगा रहे थे, मुझे कहा ये कुछ नहीं है। एक आर्ट, जिसको आर्ट फिल्म कह रहे हैं, कम बजट की फिल्म है, इसलिए आर्ट फिल्म हो गई कि कम बजट की फिल्म बनी है और अच्छी फिल्म बनी है कि वो आर्ट फिल्म कॉमर्शियल नहीं हो सकती क्या? एक 10 करोड़ की या 500 करोड़ की फिल्म बना लीजिए और एक 1 करोड़ की फिल्म या 50 लाख की फिल्म बनी हुई है, वो बन गई, अच्छी फिल्म है, वो फ्लॉप हो रही, ये हिट हो रही। 50 का उसे 50 लाख का 1 करोड़ अगर हो तो ये कॉमर्शियल हुई या वो हुई? सही बात है। हाँ, तो नियत ये होनी चाहिए। ये कॉमर्शियल के चक्कर में हमारे उसको भी बर्बाद किया है, फिल्मों की जो कहानियाँ और इन सबको भी,
कि कॉमर्शियल बना रहे तो उसमें ये डाल दे, वो उसमें वो हिट हुआ था, वो इसमें डाल दे, वो हिट हुआ था। तो हम देखते हैं कि जब एक बार आइटम नंबर का जी, दौर आया था, हाँ, तो हर सब- मूवी में हर आइटम नंबर तो ये फिर क्या? बीच में रैप आया तो सब में रैप आने लगे। हाँ, तो ये है। तो मेरी नज़र में ये कॉमर्शियल आर्ट और ये कुछ नहीं है, सिर्फ फिल्म अच्छी है या खराब है बस। मगर पैसा भी तो इन्वॉल्व होता है, आपका कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं रहा कि भैया अच्छी फिल्म बनेगी तो पैसा वापस आ ही जाएगा। हम्म, और वो जो अच्छी फिल्म है वो इतिहास होती है। हाँ, और ये जो वो है वो अब देख लीजिए, अभी पुरानी फिल्म उठा के देख लीजिए, 2 बीघा जमीन देख लीजिए और काबुली वाला देख लीजिए, आज तक वैसी लगती है, वैसी उसी तरह की ताज़ी है। यहाँ की अभी उठा के देख लीजिए, जो 300 करोड़ 400 करोड़ की वो देख लीजिए, ये देख लीजिए, वो अभी नीचे चली गई, वो ये वही की वही है। तो इसका क्या है, मानी पैसों से कोई वो थोड़ी है। आप कर क्या रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं, आप आर्ट कल्चर इसको बिलोंग कर रहे हैं, इसमें जा रहे हैं, और आप एक कॉमर्शियल नाम दे के उसको ऐसा बना के कचरे का और बस गिरा दीजिए। या तो ठीक है वो भी करिए, यहाँ पे भी थोड़ा तवज्जो दीजिए ना, थोड़ा सा। और बहाना ये करते कि स्क्रिप्ट अच्छी नहीं है, ये नहीं है। हमारे यहाँ इतना है, हमारे हिंदुस्तान के कल्चर में इतना भरा पड़ा है, अगर निकाल के देखे, थोड़ा सा पढ़ना लिखना शुरू कर दे तो पता नहीं क्या क्या भरा पड़ा है जो बाहर आपको नहीं मिलेगा प्रदेश में। बस वही है कि थोड़ी मेहनत नहीं करेंगे कि पका पकाए मिल जाए उनको, उसी को एक वहाँ फिल्म साउथ में हिट हो गई तो उसकी कॉपी करेंगे और उससे भी घटिया बना के रख देंगे। मगर इंसानी तौर पर हमें हर चीज़ के लिए पैसा चाहिए होता है जी। तो जब आप एक्टर हैं, एक परिवार है, तो आज के समय पे मैं मान सकती हूँ कि उतना डिफिकल्ट नहीं होगा, लेकिन जिस वक्त आप थिएटर में होंगे और उसके बाद आपने NSG आए, काम वाम शुरू किया, उस वक्त तो ज़रूरत लगती होगी ना पैसे की। बिल्कुल। तो उस वक्त ये डिसीजन लेना कि नहीं मैं ये फिल्म नहीं करूँगा क्योंकि ये मुझे वो ऑफर नहीं कर रही है जो मैं चाहता हूँ काम में, तो वो ना बोलने की हिम्मत कहाँ से आती है? एक आध बार मेरे साथ एक ही बार हुआ था। हाँ। कि ये जो नीयत मेरी भी ख़राब हुई, और मैंने, और खैर मेरा जो उस वक्त मैं नया बॉम्बे गया और एक फिल्म, बड़ा नाम नहीं लूँगा मैं क्यों, काम हो गया, बड़ी ख़राब फिल्म की थी, मैं खुद ही करते हुए, लेकिन कर दी थी क्योंकि बस वही कि पैसा नहीं, बम्बई में रहना है, ये है। तो ये इतना नहीं था लेकिन कर ली, क्योंकि उसने मेरा सेक्रेटरी जो नया नया बना था उसने दिलवा दी, तो मैंने कर ली। साउथ की एक फिल्म थी तो करके आ गया, और मुझे करते हुए भी शर्म आ रही थी कि इतना ये सब इसके लिए किया है, मैं तो आगे से नहीं करूँगा। खैर जी, फिल्म हो गई और उस पर रिलीज़ भी हो गई, और रिलीज़ हो गई, वो पता नहीं हिट हुई क्या, मैंने तो देखी नहीं, आज भी नहीं देखी, ना देखूंगा कभी। मैं किसी फंक्शन में गया, मुझे चीफ गेस्ट बुला लिया। हाँ। तो मैं गया वहाँ स्टेज पे, बात हुई, भाषण दे दिया, भाषण तो बस दे दिया जो कि ऐसा है वैसा सब करके, और उतर के नीचे आए तो एक महिला सामने से आ गई, बोले सुनिए ज़रा मुझे आपसे बात करनी है। और मेरे साथ ही 4-5 लोग थे जो मुझे ले गए थे, तो कहने सुनिए ज़रा आपसे बात करनी है। तो मैंने कहा बात करनी है, क्या बात करनी है? बोले मैं आपसे बात करना चाहती हैं, किसी को तकलीफ पहुंचाने में आपको शर्म नहीं आती? अरे मुझे डर गया, मैंने कहा मालिक मैं तो उनको जानता भी नहीं, क्या हो गए, मैं तो मेरे पीछे अपने आप को देखा कि कहीं कोई ऐसा, मैं तो कहीं कुछ नज़र नहीं आया। तो ये लोग मुझे पकड़ के खींचने लगे, और वो कहते नहीं मुझे तो बात करनी है, और ये तो मैंने कहा ठीक है बात कर लीजिए, बताइए क्या क्या कसूर है। मैंने क्या किया है, क्यों आप, तो कहने लगे आपने वो फिल्म क्यों की? तो फिर मुझे राहत मिली कि हाँ मैं कोई गलती कर बैठा। बोल कौन सी फिल्म? हाँ। तो नहीं इस तरह की फिल्म क्यों करते हैं आप? तो मैंने किस तरह की, कौन सी फिल्म की है? तो नाम ले लिया उन्होंने कि ये वाली फिल्म। तो मैंने कहा देखिए मैं अभी नया नया बम्बई आया हूँ, और जाहिर है घर चलाना पड़ता है, उसके लिए तो पैसे तो चाहिए। कहने लगे देखिए आप भूखे मर जाइए लेकिन इस तरह की फिल्म मत करिए। क्या हो, मैंने तो पैर छुए उनका। मैंने कहा कि आपने जो हौसला दिया है मुझे, वाकई में। कहता आपको किसी को तकलीफ पहुंचाती हुई क्या, मुझे बड़ी तकलीफ हुई है। मैंने कहा मैं कभी तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा आपको। फिर मैंने बस, तो ये ऐसा जो जब मिल जाता तो फिर मुझे पैसों से की परवाह नहीं है। सही बात। और सच क्या है, आप उतना तो कर ही लेते, लेकिन आपकी नीयत क्या है? आपकी नीयत क्या क्या आपकी नीयत नीयत में पैसा है, या नीयत में काम है, या नीयत में आर्ट है, कल्चर है, ये है वो है, ये है वो, आपकी नीयत पर डिपेंड करता है। इस वजह से मैंने पैसों को कभी दिया ही नहीं, मैं महत्व ही नहीं दिया पैसों को। अच्छा काम करने की कोशिश में रहा हूँ, और बड़ी खींचने की कोशिश की लालच में कि इस तरह की वो जो कॉमर्शियल फिल्म इस तरह में हम साथ आ जाइए,
हम यहाँ, ये तो बहुत पैसा है यार, ये सब इधर। मैंने कहा नहीं प्रभु, मेरा मन नहीं करता, मुझे यही रहने दो। नहीं गया मैं। और आज भी थिएटर करते हैं आप? हाँ जी, अभी भी थिएटर करता हूँ, थिएटर भी करता हूँ और अपनी तरीके की फिल्म करता हूँ जो मुझे बेहतर लगे। और आपने कहीं पे कहा था कि आपको एक्टिंग वर्ड नहीं पसंद है, जी। तो अगर इसको एक्टिंग नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? क्या है मालूम क्यों पसंद नहीं है? हाँ। ये बात बाद में समझ आया कि जैसे ही आपसे कहा कि ये जरा ये इसकी एक्टिंग करनी है आपको, तो एक्टिंग हो जाती है, वो रियल नहीं रह जाता। अच्छा। मैं तो डूब के करना चाहता हूँ कि अगर डूब जाइए तो फिर वो एक्टिंग नहीं रहती। तो पता नहीं ये कब ये जहन में आई कि जैसे ही एक्टिंग की, जरा इसकी एक्टिंग करिए, जैसे जरा एक्टिंग, वो नकल, और वो जो मुझे सार्जेंट बाबा ने कह दिया था वो नकल हो जाती है। तब से फिर वो एक्टिंग लफ्ज मुझे खटकने लगा कि जैसे आपसे कहते हैं यार वो एक कैरेक्टर है, उसका बूढ़ा कैरेक्टर है, उस बूढ़े की एक्टिंग करनी है आपको, उसमें बूढ़े की एक्टिंग है, कमाल की एक्टिंग है, कमाल का बूढ़ा है, कमाल की एक्टिंग। और एक्टिंग जो लगा दिया, आप किसी से भी कह दीजिए उसके 2 सुर चढ़ जाते हैं। जैसे ही किसी किरदार को जब करने लग जाता है, उसको कहे कि इसकी एक्टिंग, अगर उसके ही जहन में आ गई कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ इसकी, तो 2-3 सुर ऊपर चढ़ जाते हैं। तो वो नहीं चाहता मैं, इस वजह से मुझे एक्टिंग लफ्ज से नफरत है। ठीक है। आप गानों को अपनी तरीके से गाते हैं। एक चीज आपके बारे में बहुत फेमस है कि जो सुरताल है वो जो ओरिजिनल वाला नहीं आप गाएंगे, आप अपनी तरीके से गाएंगे। नहीं, सुरताल तो रहता है, लेकिन शायद इमोशंस और फीलिंग्स वो थोड़ा अपने, जो मेरे अंदर उन लफ्जों को, उन लोगों के जो भाव उठते हैं, तो वो वही सब पारसी थिएटर उसकी। मैं 3 गाने सिलेक्ट करके लाई हूँ, क्या आप उसको गाएंगे अपने तरीके से? तीनों एक आध बता दीजिए कोई। अच्छा, मैं बता देती हूँ कौन कौन से हैं। एक है हुजूर इस कदर भी ना इतरा के चलिए। अच्छा, और? ठीक। तुम अगर साथ देने का वादा करो। एक है पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले। अच्छा। इन तीनों में से जो भी आप गाना चाहें और अपने अंदाज में। और कोई और दूसरा बता दें। नेक्स्ट आपके मन का गाना जो आपको पसंद हो, आजकल आप सुन रहे हो। आजकल के गाने तो मुझे दिमाग से आजकल जो आप पुराने गाने सुन रहे हो, जो मुझे पुराने जो भी याद है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सुन मेरे बंधु रे, सुन मेरे मितवा, सुन मेरे साथी रे, सुन मेरे बंधु रे, सुन मेरे मितवा, सुन मेरे साथी रे। दरअसल इस गाने बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं इधर उधर जाने की, मैं दूसरा सुना देता हूँ। सीने में जलन, आँखों में तूफान सा क्यों है। अब इन लफ्ज़ों के साथ आप खेल सकते हैं। सीने में जलन, आँखों में तूफान सा क्यों है। इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। सीने में जलन, सीने में जलन, सीने में जलन, सीने में जलन, आँखों में तूफान सा क्यों है। तूफान सा क्यों है। तूफान कितनी तरीके से, तूफान किस तरीके से, तूफान सा क्यों है, तूफान सा क्यों है। बस ये। खूबसूरत खूबसूरत। और एक गाना मजनू का कैरेक्टर प्ले करने के वक्त गाना होता था, और अच्छा गाते थे तभी मजनू का कैरेक्टर मिलता था। जी जी। थिएटर के समय पे क्या गाना था वो? मैं अक्सर गैर के आगे यूं आंखें बंद रखता हूँ, सबब यह है कि फिरता है जमाल यार आँखों में। तो लैला लैला न मुझसे पूछ मैं क्या देख रहा हूँ,
मैं कैस हूँ और लैला मैं खुदा देख रहा हूँ। तुझको खुदा कहूँ या खुदा को खुदा कहूँ, दोनों की शक्ल एक है, किसको खुदा कहूँ। तो संभल कर बैठना, संभल कर बैठना ए हुस्ने लैला देखने वालों, तमाशा खुद न बन जाना, तमाशा देखने वालों। बिठाकर सामने लैला को देखें हजरत यूसुफ और करें खुद फैसला, हुस्ने जुलेखा देखने वालों। हुआ अब चाहता है, हुआ अब चाहता है ख़त्म क़िस्सा मेरी हस्ती का, तमाशा देख कर जाना, तमाशा देखने वालों। तो ज़माने में तुझे सब साक़िए मैं खाना कहते हैं, तो मुझको भी उसी मैं खाने का पैमाना कहते हैं। मोहब्बत से न देखो तुम तो दुश्मन की नज़र देखो, खफा होकर बिगड़ कर रूठ कर देखो, मगर देखो मुझी को बज़्म में देखो, तमन्ना ये नहीं मेरी फिर अपने दिल के मालिक हो, जिधर चाहो उधर देखो। निगाहों से जो बचती हो तो दिल से भी निकल जाओ, और मेरे दिल में जो रहती हो तो पर्दा हो नहीं सकता। मिटा दूंगा मैं हस्ती को तेरी फुरकत में लैला, तुझे गर शम्मा कहते हैं मुझे परवाना कहते हैं। तो मजनू देखता तो मजनू देखता क्या है, यही चौखट है लैला की, यही चौखट है लैला की। झुका दे सरी सी दर को दरे जानाना कहते हैं, झुका दे सरी सी दर को दरे जानाना कहते हैं। थैंक यू। शानदार। आखिरी बार आपने ये प्ले परफॉर्म कब किया था? वहीं पारसी थिएटर में था। कितने साल हो गए होंगे कम से कम? मैंने लास्ट किया था 73-74 में। आपको सारे लफ्ज याद थे? एक्चुअली लफ्ज मैंने याद नहीं कि उतर गए हैं, तो जो उतरे हुए हैं, जो जहन में बसे हुए हैं। जी हाँ, तो वो कभी कभी निकलते नहीं हैं, बस वही है। खूबसूरत खूबसूरत, थैंक यू सो मच। खूबसूरत। थिएटर, गाना, बजाना, आपकी बकेट लिस्ट में भी क्या क्या बाकी है? पता नहीं। कुछ तो सोचते होंगे ना कि यार इस साल 2025 में ना मैं ये करूंगा। हाँ। मतलब इस साल में ये 5 चीजें तो ऐसी हैं कि मैं कर लूंगा, मुझे करनी है। ऐसी क्या है चीजें हैं आपकी बकेट लिस्ट में? एक तो मुझे क्या है कि अभी ये शूटिंग वगैरह मेरी एक्सरसाइज कम हो रही है, तो उसकी वजह से थोड़ी सी तंगी आने लग गई है, क्योंकि मैं योग और इसमें थोड़ा सा वो करता हूँ, बड़ा मज़ा आता है। रियाज मेरा कम हो गया है, तो योग हो गया, रियाज हो गया, और कुछ किताबें कुछ लिखना भी है मुझे, तो वो सब करना चाह रहा हूँ मैं। तो सोच रहा हूँ 25 में शायद यही शुरू कर दूँ मैं। तो 5 से ज़्यादा हैं। क्या बात है। आपने इरफान साहब के साथ भी बहुत काम किया है, इरफान खान के साथ। उनके हाँ किया है, शायद एक वो सलाम बॉम्बे पहली दफ़ा किया था, और एक और फिल्म थी, मैंने उसके कुछ क्लिपिंग्स देखे थे जिसमें कुछ बंगाली में बात चल रही थी। जी। वो थी टिस्का चोपड़ा। हाँ, हिमानी भी थी शायद। हाँ, हाँ, जिसमें आप ऊपर बालकनी से बोल रहे थे, वो नीचे खड़े हुए थे कि न्यूज़पेपर ये वाला आता है, तुम ये लगवा लेना, एक्सचेंज करके पढ़ेंगे। आपके यार मैं भूल गया वो। कैसा मतलब आप लोग एनएसजी में कभी मिले? नहीं, एनएसजी वो तो बहुत काफी जूनियर थे। और मैं सलाम बॉम्बे में मेरी मुलाकात हुई थी जब हम वर्कशॉप कर रहे थे बच्चों के साथ में, तो बड़ा अच्छा था। फिर हुआ ये कि सलाम बॉम्बे इत्तेफाकन उसको कोई जो रोल था वो नहीं मिला, और कोई छोटे रोल में उसको वो कर दिया, तो बहुत रोया, तो रो रहा था। तो हम लोग एक ही कमरे में रहते थे वहाँ, जब वर्कशॉप हमने
1.5 महीने की 6 हफ्ते की वर्कशॉप की थी। तो बहुत परेशान था। तो फिर मैंने खूब उनको सुनाया कि ये जो होता है ये सब अच्छे के लिए होता है। फिर हम खूब हंसे रात को। तो वो दिन मुझे याद है, और कभी कभी मिलता था तो बस फिर वही हम याद करते थे। तो मैंने कहा जो मिल रहा है उसको करो, और ये सोचो कि पता नहीं आपकी कौन अंदर की कौन से सेंसेस को जगाने की कोशिश की जा रही है, तो इस तरह करके क्यों नहीं लेते। फिर मैंने अपने बताया कि मुझे तो इससे ज़्यादा वो हुआ है। फिर हम हंसते रहे खूब। अच्छा, सलाम बॉम्बे के साथ अगर हम आज उस फिल्म को रिकॉल करते हैं तो बहुत सारे जो उसके क्लिप्स वायरल होते हुए देखते हैं वो वही इरफान खान का क्लिप होता है जिसमें वो लेटर लिख बस उनका वो एक ही सीन था, वही सीन था, और मतलब वो भयंकर तरीके से वायरल होता है। लेकिन साथ ही सलाम बॉम्बे को जब याद करते हैं, जिस तरीके से सलाम बॉम्बे ने बॉम्बे की सिचुएशन हमें दिखाई थी, बहुत सारी मूवीज उसके बाद बनी, उन्होंने कोशिश की कि वो उस सिनेरियो को रिक्रिएट कर पाए, लेकिन वो उतनी हार्ड हिटिंग नहीं होती जितनी सलाम बॉम्बे थी। जी, क्यों, आपको क्यों लगता है? क्योंकि उस टाइम तो रिसोर्सेज भी कम थे ना। जी, उसकी वजह ये थी कि जो भी सब्जेक्ट था उस पर हमने बाकायदा बहुत मेहनत की थी, बहुत किया था हमने। वर्कशॉप की थी, 6 हफ्ते तो वर्कशॉप की, और वहीं के बच्चों को पकड़ के, कुछ 130 बच्चे थे, उनके साथ हमने वर्कशॉप की। उन्हें ट्रेन किया गया था। जी, वहीं से सब सड़कों से वहीं से उठाए थे बच्चे, जो कहीं झोपड़पट्टी में रह रहे थे, कहीं वहाँ से 130 बच्चे थे। उसमें से फिर मेरे ख्याल 10, 12, 15 वही बचे हुए थे, बाकी सब। तो वो जो वर्कशॉप की फिल्म वहीं बन गई थी, और जो राइटर हैं सुनी तारापुर वालकर, तो वो भी थी। तो हम सब लोग वहीं, और इनके साथ तो ऐसे बच्चे, ऐसे जो उन्होंने जिंदगियां देखी हुई, जो जिनको खाने का ठिकाना नहीं, पीने का, सोने का ठिकाना नहीं, वो उठ के आते थे, जब अपनी कहानियां सुनाते थे, तो उनको ट्रेंड करना। तो उसमें थे वेरी जॉन था, मैं था, इरफान था, हम सभी लोग थे। तो उनके साथ करके उन्हें तो कम से कम हमने ज़्यादा सीख लिया। फिर वो तो पहले जब आए तो बड़ी गब्बर सिंह और ये सारी फिल्मी एक्टिंग की, तो वहाँ से नीचे उतारा कि भैया जो ज़मीन है यहीं रहो, जो असली है, जो महसूस करके। अब महसूस करना उनको समझ नहीं आ रहा, तो फिर इस तरह हमने कुछ सीन्स, वर्कशॉप और ये सब उसमें करवाए। तो धीरे धीरे वो ऐसे एक्टर हो गए कि हमें डर लगने लगा था। नाना पाटेकर वो भी कहते हैं, यार ये लड़के क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या करेंगे इनके सामने। और वो ऐसे बच्चे हैं, उनको संभालना इतना मुश्किल है कि उसमें सरफू मियाँ थे, वो कहीं गया वया से थे, वो हमेशा झूठ बोलते थे। वो तो ऐसा झूठ बोलने वाला, ऐसे बच्चों को, बड़े मजेदार भी थे सब। तो सबकी जिम्मेदारी मुझे थी, मुझे पटाना पड़ता था सबको। तो मीरा कहती थी, रघुवीर देख के जा रहा है, तो एक वो सरफू अचानक कहने लगा, उसने देखा कि उसके कुछ 400-500 रुपये इकट्ठे हो गए, तो उसको निकाल, 400-500 बहुत होते थे उनके लिए। तो रोज मैंने कहा मीरा इनको सारे पैसे मत देना, सिर्फ खाने के पैसे देना, और जो थोड़े थोड़े देना, बाकी सब जमा करते जाओ इनके पैसे। तो जमा हो रहे थे, शायद ज़्यादा ही होंगे, 600-700 रुपये होंगे। तो एक दिन कहता है कि बैठ गया उदास हो गए, कहने लगा कि मुझे मेरी माँ का लेटर आया है। तो कहा क्यों? कहता नहीं वो बीमार है, उसने बुलाया है, तो मुझे जाना है। अब हम लोगों की शूटिंग शुरू होने वाली, और उसको काफ़ी अच्छा रोल था उसमें, और कहती इसके बगैर तो मैं किसको दूँगी। तो कहते नहीं मैं जाऊंगी, और बस वो रुआसा होकर बैठ गया। रुआसा क्या था, मुंह बना रहा था, बस एक्टिंग कर रहा था। हाँ, तो मैं समझ गया कि बदमाश। तो मैंने कहा आज कल तुझे पैसे दे दूँगी, चला जाना। तो मैंने कहा तुझे पता कैसे लगा? कहते नहीं वो मेरी माँ की चिट्ठी आई है। तो मैंने कहा दिखा चिट्ठी? कहते नहीं वो मेरे पास नहीं। तो कहा? कहते वो पान वाले के पास है, तो पान वाले की दुकान पर वहाँ चिट्ठी आती। तो उनका अच्छा ठीक है, तो कल चला जाना। अभी हमारी वर्कशॉप कुछ 5-6 बजे ख़त्म होती थी शाम को। मैंने उसको पकड़ा कि चल बता कौन से पान वाला। तो उसने बम्बई के कितने पान वाले दिखा दिए, इधर उधर घुमाता रहा, ये है सर वो है, करते करते बोले इसकी दुकान बंद है, ये कुछ करता कर, पूरे घुमाता रहा मुझे। तो मैंने कहा मैं जब तक वो पान वाला नहीं मैं छोड़ूंगा नहीं। तो फिर कहता सर मुझे ऐसा लगा कि मेरी माँ शायद बीमार है। और वो ऐसा कभी भी कुछ भी कहता कि आया, कहता कि मुझे चोट लग गई है। तो चोट? कहता नहीं मैं घर से आ रहा था, यहाँ मुझे चोट लगी तो दर्द करता है। तो कहाँ दर्द करता है? तो बोले इधर। तो कब चोट लगी? बोले हम एक बार ट्रेन में जा रहे थे। एक बार? हाँ, एक बार ट्रेन में जा रहे थे, तो मैं बैठा हुआ था। हाँ। तो एक मोर दिखा, मैंने उस मोर को पत्थर उठा के मारा, तो मोर को नहीं लगा, उसके पीछे एक आदमी खड़ा हुआ था, उसको लगा, तो उसने वही पत्थर उठा के मुझे मार दिया। लंबी लंबी फेंकी जा रही थी।
तो इस तरह के बच्चे थे, इन लोगों के साथ जो मजा आया है सच। हाँ, तो बस यही है कि थोड़ा सा ये है कि मजे लेने चाहिए बस काम के। तो बस वही था, तो सारे लोग मजे ले रहे थे, इस वजह से वो फिल्म इस तरह की बन गई। फिल्म तो वहीं वर्कशॉप के दिनों ही बन गई थी। तो मैं तो इसलिए और भी जो फिल्मों में वर्कशॉप हुई है वो पीपली लाइव को देख ली, उसमें भी वर्कशॉप की गई थी। मैंने कहा कि हाँ वर्कशॉप करो। लगान पे भी वर्कशॉप की गई थी थोड़ी, जो जितने भी हो उससे बहुत फर्क पड़ जाता है। हमारे यहाँ ज़्यादातर आदत है कि सीन पकड़ा दिए, स्क्रिप्ट, अब तो स्क्रिप्ट भी आने लगी, नहीं पहले स्क्रिप्ट नहीं आती, सीन पकड़ा दी, उस सेट पे पहुंच जाओ, तो उससे बात बनती नहीं है। अच्छा, जब स्क्रिप्ट नहीं दी जाती थी, सिर्फ सीन पकड़ाया जाता था, तो मैंने कभी नहीं किया। फिर सेट पे जाके क्या होता था? बस वही अपना पढ़ के आ गए, अलग अलग वो आके बोल दिए, इसलिए अपने मन से डायलॉग बोल दिए? नहीं, डायलॉग तो होते थे। हाँ। सीन दे देते थे। अच्छा, पूरी स्क्रिप्ट नहीं देते थे? हाँ, जी। अच्छा, तो उससे फर्क पड़ता है, क्योंकि जब तक आप सब कुछ ना पढ़ा जाए कि इसमें है क्या, क्यों है क्या, सभी एक दूसरे कैरेक्टर के रिलेशंस और क्यों हैं वो सब। अच्छा, इन वर्कशॉप्स में क्या होता है, क्योंकि आप लोग एक्टर्स हैं या आपके आसपास जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों को मालूम होगा कि वर्कशॉप्स पे क्या होता है, बट दर्शकों के लिए या कोई ऐसा इंसान जो अदर साइड ऑफ द टेबल पे है जिसको नहीं मालूम है, तो वर्कशॉप पे क्या क्या डिस्कशन होते हैं? सीन डिस्कस होता है या किस सिनेरियो में मूवी सेट है, क्या चीज, किस तरीके के डिस्कशंस होते हैं? अगर ये इस तरह के वर्कशॉप फिल्म के लिए, हाँ, मान लीजिए पीपली लाइव की बात कर रहे हैं हम। तो एक्चुअली कैरेक्टर्स की बात होती है, कैरेक्टर की और माहौल की, वो किस फजा में वो हम जा रहे हैं, तो उसकी बात होती है सारी चीज़ के। कैरेक्टराइजेशन और कैरेक्टर की दूसरी दुनिया क्या है, वो क्यों आया, किस जगह पर, तो ये सारी चीज़ें खुल के आ जाती हैं। लैंग्वेज, जबान, सारी चीज़ें, और क्यों है वो भी एक है कि अगर ये जबान है तो क्यों है, ये बोला तो क्यों, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो करते करते थोड़ी रमा हो जाती है, वो इमोशंस थोड़े रमा हो जाते, नहीं वहीं तो नकली सा मामला लगने लग जाता है। ये आपने हिटलर भी प्ले किया जी। कैसा था वो एक्सपीरियंस, हमें बताइए। अच्छा था, एक्सपीरियंस तो था, लेकिन मैं जैसा चाह रहा था वैसा नहीं हो पाया, क्योंकि वक्त बड़ा कम था। मुझे उसमें काफ़ी वक्त चाहिए था, कम से कम 1 महीना तो चाहिए था, क्योंकि बिल्कुल मेरी सोच, मेरी जहनियत, मेरी वजूद के बिल्कुल बरक्स था, बिल्कुल फ़र्क था। तो बहुत कम वक्त मिला, तो जितना कर पाया वही है। एक्चुअली मुझे हमेशा क्या है, कुछ भी कर लेता हूँ, ख़ासतौर पर फिल्मों में, तो सेटिस्फेक्शन मुझे नहीं मिल पाता। ऐसा लगता है कुछ रह गया इसको और बेहतर। कोई आपका कैरेक्टर है जिससे आप बहुत सेटिस्फाइड हो? थिएटर में तो है कुछ। हाँ, लेकिन फिर भी 100% तो कभी नहीं हुआ। हाँ। क्योंकि एक जो छटपटाहट, जो तड़प रहती है, वही तो आपको इम्प्रूव करवाने पे मजबूर करती है। तो थिएटर में तो हम काफ़ी मेरे ख्याल से 70-80 तक पहुंच जाते हैं। यहाँ तो 35, 30, 40 बस यही रह पाता है, 50 मगर मैं जानती हूँ बहुत सारे दर्शक जो देख रहे होंगे वो ये नहीं मानेंगे, और स्पेशली क्योंकि पंचायत का जो हाइप क्रिएट हुआ जी, मतलब अभी अगर मैं अपने आसपास के लोगों की बात करूं जो बहुत ज्यादा सिनेमा नहीं भी देखते हैं, पंचायत सबने देखा है जी। और आपकी फोटो आते ही सबको, अरे ये तो प्रधान जी हैं या प्रधानपति है जी। और जो वो एक चाबी खो जाने वाला सीन है, ओपनिंग सीन है, ये सब लोगों को याद है और बहुत अच्छी तरीके से याद है। या आपकी बात की जाए, या मैंने जब बताया अपने आसपास में कि आपका इंटरव्यू है, लौकी लेके चले जाना, मटर पूछ लेना, लोगों को लोग याद भी रखते हैं क्या कुछ हुआ। आपको लगता है कि पंचायत ने ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट किया है? जी बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे सीरीज आते हैं, हम देखते हैं हर दिन ओटीटी पे तो कुछ ना कुछ रिलीज हो रहा होता है, ना सिर्फ सीरीज बट मूवीज भी। एक्चुअली ये दरअसल हमारा हिंदुस्तान है सच्चे, ये गांव कस्बों की, यही मैं तो बहुत रहा हूँ गांव कस्बों में। तो जिस ईमानदारी से, जिस सरलता से और जिस तरीक़े से वो लिखा गया है, जो तो बहुत ही ज़मीन का लगता है, और हम लोग पागल हैं अपनी ज़मीन के लिए। तो अचानक लोगों को मिल गया कि ये, और उसी तरह के कोई कैरेक्टर, एक तो विलेन कोई लगता नहीं है, सब कैरेक्टर लग रहे हैं। बनराकस को भी लोग पसंद करते हैं, सबको, क्योंकि वाकई मैं तो गांव में रहा हूँ, मैं तो मेरी तो ज़बान भी ऐसे, मैं तो बुंदेलखंडी हूँ। हाँ। तो मैं तो ज़बान मेरी बाहर, लेकिन मैं वहाँ रहा हूँ तो मुझे पता है इतने इनोसेंट लोग होते हैं, इतने इनोसेंट लोग होते हैं। तो वही इसमें आ गया। तो लोगों ने सालों से कुछ नहीं देखा था, तो उनको अपने जैसे मिल रहा है देखने के लिए, तो बस वही है।
तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये जो कॉमर्शियल और वो सब ये जो लफ्ज लाके और आप अपने कल्चर को तबाह कर रहे हैं, मिटा रहे हैं, वो नागवार सा गुजरता है। उससे तकलीफ भी होती है कि फ्लॉप हो गया। अरे कभी फ्लॉप नहीं होगी भैया, थोड़ा सा दिल लगा के कर लो, थोड़ा सा पढ़ लिख के अच्छी तरीके से कर लो, अंदर की बात कर लो, थोड़ा सा डूब के कैरेक्टर में, जज्बातों में, तो तब कभी आप फ्लॉप नहीं होगे। ये है। आपके मुताबिक आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है पंचायत में आपके अलावा? मेरे सारे फेवरेट, सच्ची नहीं नहीं, एक पिक करना पड़ेगा। अब मैं कैसे कर लूँ? मेरे साथ दुश्मन जो है ना उस तरफ वाले, वो सब मेरे फेवरेट, क्यों उनके साथ बड़ा मजा आता है। सारे फेवरेट है, सच्ची कह रहे। ऐसा कुछ नहीं है कि, और क्या है कि मैं, अगर आपके पास एक ही लॉकी हो और आपको फुलेरा में किसी एक इंसान को देनी हो तो आप किसको दोगे? किसको दूंगा? हाँ। बनरा कसको दे दूंगा मैं। उसी लॉकी देखो पटा लूंगा उसे कि भैया मेरी पार्टी में जा। मुझे लग रहा है उनको दुख भी यही है, आपने अभी तक उनको लॉकी नहीं दिया। अभी दूंगा मैं। ठीक है, नेक्स्ट सीजन में मतलब आप नेक्स्ट लॉकी दे सीजन रहे में तो नहीं, हाँ कभी ना कभी दे दूंगा। हाँ। अच्छा, दूसरी चीज जो है, पंचायत में जितने एक्टर्स हैं उसमें से बहुत सारे एनएसडी के हैं। जी। आप हैं जी। नीना जी हैं जी। उसके अलावा बनराकस जो हैं, बनराकस, हाँ वो भी हैं। तो ऐसा कुछ सीनियर और जूनियर वाला माहौल होता है वहाँ पे? कभी नहीं, कभी नहीं, क्योंकि मैं खुद ही जूनियर हूँ। मैं सीनियर होना ही नहीं चाहता। हाँ। जैसे आप सीनियर हुए, हाँ। और फिर वो बात नहीं बनती। और फिर क्या वो सीनियर हो, मैंने तो कभी आज तक, कभी पूरी जिंदगी में, हाँ। क्योंकि हम बच्चे बन के जो सीखते हैं ना, वो सीनियर होके नहीं सीख पाते। सीनियर होके फिर जबरदस्ती, हैं कुछ लोग जो अपने आप को सीनियर, वो वहीं रह जाते हैं। फिर वो गलत भी कर रहे हैं तो हम कह नहीं पाते कि, क्योंकि वो तो सीनियर है भैया। सीनियर तो ऐसा लगता है खुदा हो गया है। तो वो जो सीनियर में जो खुदाई आ जाती है ना, वो बड़ी खतरनाक होती है। तो हमारे यहाँ कोई सीनियर नहीं है, हम सब मिलजुल के एक साथ बैठते हैं, एक साथ हंसते हैं, सीन कर लेते हैं, रिहर्स कर लेते हैं, जमीन पे भी बैठ के कर लेते हैं। तो सीनियर जूनियर का कोई है, यही तभी यही खूबी है इस पंचायत की, कि जो इतने खूबसूरती से सारे कैरेक्टर, सारे किरदार और सारे रिलेशंस निकल के आ रहे हैं, क्योंकि इसमें जूनियर सीनियर कोई नहीं है। फर्स्ट सीजन में बिटिया की शादी हो गई या नहीं? अभी देखिए। किससे हुई ना बताइए, ये बता दीजिए हुई कि नहीं। बिटिया मेरी है, मैं क्यों बताऊं। अच्छा सा लड़का ही ढूंढूंगा मैं। अच्छा, आपका भी कोई ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसपे हाई लिखते हैं फिर पार्टी होती है? नहीं, मेरा कोई ग्रुप नहीं। मैं क्या उस वाले हाई में हुई नहीं मैं। और जो सुबह उठ के, फिर मुझे किसी ने बताया था कि सुबह उठते हैं और फिर आप फ्लूट बजाते हैं सेट पे। जी, इंस्ट्रूमेंट्स क्या बजाते करूं, हैं। और कोई काम नहीं होता तो ऐसे ही फालतू के काम करता रहता हूं। आपको ये नहीं होता सुबह उठ के चेक करें नहीं, किसने मुझे मैसेज किया है? सुबह मुझे, एक तो मुझे रात को मैं सारे सीन्स अपने पढ़ता हूँ, उनको देखता हूँ, सुबह आता हूँ, सुबह दोबारा से उसको। और क्या है कि जब जिस काम के लिए गए मैं तो उसमें डूबा रहना चाहता हूँ बस। फिर अपने लिए, फिर साथ में लोगों के साथ पढ़ लिया, वो कर लिया, तो कुछ इम्प्रोवाइज करना है, वो अपने आप ही फिर हम उस जगह पे पहुंच जाते हैं जो सीन का जो दायरा होता है। तो ऐसा कुछ नहीं कि मोबाइल में लगे हूँ, मोबाइल में कम लगता हूँ मैं। बीच में लग गया था ये इसके वक्त, ये जो कोविड के वक्त, फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने इसमें वक्त ज़ाया के अलावा कुछ नहीं है। कितने इंस्ट्रूमेंट्स आप बजा लेते हैं, कोई गिनती आपको याद हो तो? फ्लूट थोड़ी बजा लेता हूँ। फ्लूट में 3-4 तरह की बजाता हूँ। एक कवाला होता है जो ईरान में जो चरवाहे बजाते हैं, कवाला है। नई फ्लूट है, ये अपनी हिंदुस्तानी फ्लूट है। क्लारनेट बजा लेता हूँ, सैक्सोफोन बजा लेता हूँ थोड़ा बहुत, हारमोनियम बजा लेता हूँ, मैंडोलिन बजा लेता हूँ, सितार बजा लेता हूँ बस। क्या बात है। और कितने इंस्ट्रूमेंट्स होंगे आपके पास? सारे। क्या बात है। एक मैं आपके साथ सेशन करती हूँ जिसमें मैं आपसे पूछूंगी, आपको बताना है अपने फर्स्ट, मतलब लाइफ का जो पहला, जो भी मैं बता रही हूँ अच्छा टॉपिक्स, वो आपको बताना है फर्स्ट वाला। पहली सैलरी याद है कितनी मिली थी एक्टिंग के लिए? 2.5 रुपए। ठीक है। पहली कार? साल का नहीं, मतलब दिन का था। दिन तो का। हाँ, तो कितने हो गए? कैलकुलेट करके नीचे लिख लीजिएगा आप लोग। हाँ। उनको भी काम देते हैं ना। 2.5 रुपए, लेकिन वो मेरे ख्याल से ऐसे ही 30-40 हो जाता था, क्योंकि कटते भी थे, तो यही होगा बस। 2.5 रुपए पहली वो था पर डे का। पहली कार 97 में थी, मारुति, वो जो चली थी वो 800। हाँ, वो मुंगेरी लाल के वक्त। हाँ। अच्छा, पहली फॉरेन ट्रिप आपने कहाँ की थी? नेपाल। मुझे बहुत खुशी हो रही है ये जान के, क्योंकि ज्यादातर हिंदुस्तानी यही सोचते हैं नेपाल से शुरू कर लेते हैं। नेपाल हम, अब तो दुबई भी हो गया है। हाँ नहीं, लेकिन मैं नेपाल ही गया था, वो हम एक प्ले लेके गए थे तब। अच्छा, पहला फैन मोमेंट याद है आपका?
कि आपको किसी ने कहीं पे पहचाना हो? नहीं, इसलिए नहीं याद है कि पहचानना तो वहीं से शुरू हो गया था जब पारसी थिएटर में था। हाँ। तो वो चाय वाय की दुकानों में तो सब वो था। यहाँ इसके बाद तो यहाँ आने के बाद तो मुझे याद नहीं है कब पहली दफ़ा, तो उसी वक्त पहचान। पहला इंटरव्यू या पहला आर्टिकल आपका आया हो? पहला आर्टिकल मेरा आया था यहाँ NSD के दौरान, जब मैंने एक सत्य हरिश्चंद्र एक नाटक किया था, M.K. राव ने डायरेक्ट किया था, तो उस वक्त था, तो उसमें सिंगिंग और ये सब था, तो अखबार में थोड़ा छप गया था मैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि चलो पहली दफ़ा छपा। उससे पहले अगर छपा हूँ तो मुझे याद नहीं। अच्छा, पहला घर आपने कब लिया था? मेरे पास घर ही नहीं है, मैं ले ही नहीं पाया। लोग मानेंगे नहीं ये बात नहीं, आपकी? सच्ची कह रहा हूँ, मैं घर ले ही नहीं पाया। जितने भी जहाँ भी रहा हूँ, जो मुझे हमेशा, तो खुद का घर तो मेरा है ही नहीं। वही है जबलपुर में, लेकिन हाँ। वो भी भाई हैं उसमें, तो वो भी। और आपको बताऊं, मेरे कम से कम 5-6 घर टूटे हैं। जिस घर में मैं पैदा हुआ वो टूट गया, जहाँ बड़ा हुआ वो टूट गया, फिर जहाँ बाद में आए वहाँ अभी तो वो बन गया वो सरकारी। और मैं हायर सेकेंडरी का एग्ज़ाम दे रहा था, मैंने घर टूटा और मैं पेड़ के नीचे पढ़ रहा था हायर सेकेंडरी का एग्ज़ाम। तो इतने घर टूटे, ये घर वाली बात तो मैं बड़े अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखूंगा। उसके बाद पता नहीं मेरी किस्मत में घर नहीं, मैं घर नहीं बना पाया। और बहुत अजीब बात है ये, सच्ची कह रहा हूं मैं। कोई भी ये बात मान नहीं सकता हाँ, है। और मुझे कब किसी वक्त किसी पंडित ने भी बताया था कि आप घर तो आपका बनेगा नहीं। ये है। पहला फोन नंबर याद है आपको अपना? पहला फोन नंबर, हाँ जी, दिल्ली में जब मुझे इंटरनेशनल अवार्ड मिला तब, नंबर तो नहीं याद होगा, लेकिन पहला फोन उस वक्त था दिल्ली में। क्या बात है। अच्छा, अगर हम यही सारी बात कर रहे हैं, जिस वक्त आपने कोविड का बताया कि फोन की लत लगी थी, नसीरुद्दीन शाह जी ने बताया था कि उनको फ्लूट बजाना भी उसी वक्त आप ही ने सिखाया था। हाँ, वो तो ये क्लासेस कहाँ हो रही थी? जूम कॉल पे? नहीं, हम यहाँ थे, एक राजस्थान में थे कहीं, तो हमने कौन बनेगा शिखरवती एक सीरियल कर रहे थे हम लोग, ये वेब सीरीज। तो उस वक्त नसीर, हम जैसे एयरपोर्ट से उतरे और कोविड का वक्त था, तो हम लोग को अलग अलग भेजा जा रहा, तो नसीर भाई ने कहा यार तू मेरे साथ चलना रघुवीर। तो मैंने कहा क्यों? बोले चल, तो मुझे बहुत ज़रूरी। लेकिन हम बैठने नहीं दिया, हम अलग अलग गए। वहाँ जाके उन्होंने बताया कि हम फ्रूट, तो मैं तो वैसे ही, फिर हमने एक मेरे पास फ्लूट, शायद वो नई फ्लूट लेके गया था, ये वाली नहीं थी। फिर मैंने PVC पाइप मंगाए, उससे फ्लूट बनाई। PVC पाइप? जी हाँ, मैं PVC पाइप, स्ट्रॉ, ये सब करता रहता हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है ये सब। कहीं अगर नहीं लगे तो स्ट्रॉ से कुछ बना लिया। मतलब आवाज निकलनी चाहिए इंस्ट्रूमेंट बनाने नहीं, लेकिन बजना भी चाहिए, आवाज निकलने से नहीं, बजना भी चाहिए ना। तो ये पता नहीं, वो बचपन से इस तरह की खुराफात की आदत पड़ी हुई है, तो वक्त दिल बहलाने के लिए ऐसे सब करता रहता हूँ, उठपटांग से। कोई अपनी बचपन की ऐसी खुराफात याद है जिस पे कभी मार वार पड़ी हो? अरे बहुत सारे, हर बार मार तो मुझे बहुत पड़ी है, बहुत पिटा हूँ मैं। बता दीजिए कोई शरारत, लोग रिलेट करेंगे कि वो भी यही सब मैं बताऊं? हाँ। एक बार हम अब देखिए, गलती मेरी कुछ नहीं है, उसके बाद पिटता था। मैं भी अपनी मम्मी को यही बोलती थी जब भी वो डांटती मारती कि हम लोग कहीं किसी की शादी थी, तो गांव में बैठे हुए थे, तो बहुत सारे वो बुजुर्ग लोग थे, वो जो पंचायत सी लगी हुई थी, तो बैठे हुए थे और हम वहीं खेल रहे थे। पिताजी भी मेरे बैठे हुए थे। तो बुजुर्गों की बड़ी बड़ी बातें करने की आदत होती है कि हम ये, और हमारा ज़माना ये, और ये देखो देखो, ये खेलते रहते हैं, पढ़ते नहीं हैं। तो मेरे तरफ इशारा कर दिया एक बुजुर्ग ने, तो कहा कि ये देखो, क्यों रे तुम लोग पढ़ते लिखते नहीं हो? तो हमने कहा नहीं पढ़ते हैं, अभी खेलने। बोले खेलते रहते हो, पढ़ते नहीं है, हमारे ज़माने में हम लोग फर्स्ट आते थे। तो मैंने कह दिया सब लोग फर्स्ट आते तो सेकंड कौन आता था? तो मेरे पिताजी ने सुन लिया, उठे, उन्होंने दे पटापट मुझे, कहता बुजुर्गों के मुंह लगता है, बड़ों के मुंह लगता है। बताइए अब मैंने क्या गलती की? मैंने कहा फर्स्ट था, बात है तो सेकंड आंसर लॉजिकल था है। हाँ, वही तो, सब लोग कहते हम लोग फर्स्ट आते थे, ये क्या बात हुई भैया? सब अलग अलग क्लास में होंगे ना, इसलिए फर्स्ट आते थे एक क्लास से। हाँ, तो सेकंड कोई नहीं है, सब फर्स्ट, सबके सब फर्स्ट आते थे, ये क्या बात है? आप भी उन्हीं की तरफ की बात कर रहे हैं। मगर ये शैतानी काम हुई, ये तो शैतानी थोड़ी है, तो हाँ, ये तो जायज सी बात है। हाँ, और गाना गाता था मैं, तो सुबह मैंने सुन लिया कि सुबह रियाज किया जाता है। तो क्या होता था कि सुबह सुबह सायरन बजता था, मैं सायरन से आवाज़ मिला के
और मेरे घर के आगे बाउंड्री थी ऐसे। तो वहाँ खड़ा होके मैं उस पे और सारे से आवाज़ मिला के पीठ मतलब रोड की तरफ पीठ करके और गाना गा रहा था कुछ आवाज़ जोर जोर से। और सुबह होंगे कुछ 5-6 बजे होंगे, जोर जोर से गा रहा मैं। तो पिताजी पीछे से आए, उन्होंने पीछे से दिया ये खींच के, बोले क्या कर रहा है ये, पढ़ेगा लिखेगा नहीं ये सब। तो मैंने कहा रियाज। बोले रियाज तेरा पता। उस पर मुझे इस तरह एक और मुझे जो सबसे ज़्यादा मार पड़ी क्या कि मुझे बड़ा मज़ा आता था किसी को मदद करनी है कुछ। तो एक हमारे यहाँ एक नाई का लड़का था, वो बार्बर था, केदार, मेरी बड़ी दोस्ती थी, मेरी सबसे बड़ी दोस्ती रहती थी, हम लोग खेलते भी थे। केदार वो क्लास में सबसे लंबा था। तो एक दिन वो हमारे घर के सामने ऐसी बाउंड्री थी और सड़क के बिल्कुल किनारे घर था हमारा। तो वो पीछे हमारी नानी के वो किराएदार था वो था। तो सुबह सुबह आ गया 6 बजे आया तो चिल्लाया रघुवीर रघुवीर। मैंने कहा क्या। बोले इधर। अब वो दीवार की उस तरफ और मैं इधर, वो ऊपर खड़ा हुआ और मैं नीचे। बोल क्या है। बोले यार मेरे भाई ने मुझे घर से निकाल दिया है। मैं कहा क्यों। बोले यार वो ऐसा है कि वो कह रहा है कि जाओ कुछ काम वाम करो, तो नहीं तो मैं फीस पैसे नहीं दूंगा, तो मैं फीस जमा करनी है। तो मैंने कहा तो जा कर। तो कहते नहीं मुझे आता नहीं है। तो उनका सीख ले जाके। तो कहता नहीं यार मुझे मुंडी चाहिए सीखने के लिए, बाल काटने के लिए, सीखने के लिए मुंडी चाहिए। तो क्या कहते तेरे कर दूँ मैं। तो मैंने कहा जाना। तो पिताजी थे मेरे, फादर थे। तो मैंने कहा ठीक है 7 बजे के बाद आना, पिताजी जब चले जाएंगे। तो आ गया 7 बजे। अब 7 बजे आए, वो अपने वो एक कपड़े में वो कंघी कैंची और अपनी वो लपेट के लाया और 2 ईंट रखे, एक पे मैं बैठा दूसरे पे वो बैठ के, वहाँ ईंट पे बैठ के हम बाल कटवाते थे। हाँ। तो बैठे, अब उसने बाल काटने शुरू किए, काटे यहाँ से काटने करते करते वो यहीं से काटे जा रहा। तकरीबन मेरे ख्याल से सुबह उसने 7-8 बजे शुरू किया होगा और 11 बजे तक बाल काटता रहा। तब तक मेरी स्कूल की घंटी बज गई। अब उसे इतना मुझे अजीब सा काट दिए इतने सारे बाल काटे। उधर उसने लपेटा, जैसी घंटी बजी वो लपेट के वो चला और मैं देखता रह गया। वो चला गया। अब मैंने कुछ अंगोछा बांधा और ले जाके मैं भी स्कूल में, और ये मेरे हम एक ही क्लास में थे, और दूर जाके बैठ गए और देख के हंस रहा है। कहता बाकी कल काटूंगा। अब मैं जब मेरे पूरा पढ़ने में मन नहीं लग रहा कि मारा जाऊंगा भी। हाँ। जल्दी पिताजी ने भी नहीं देखा, जल्दी से जाके सो गया वो अंगोछा बांधे। दूसरे दिन फिर आया वो। मैंने कहा मैं पीछे पड़ा कि कल आ जाना। दूसरे दिन आया वो, आया तो दूसरी तरफ से काटता रहा और बस वो उतना ही टाइम लगा, फिर उठ के चला गया। फिर घंटी बजी, तब दोनों तरफ मेरे ऐसे हो गए। तीसरे दिन बीच के यहाँ से काटे उसने। 3 दिन तक बाल काटता रहा और उसके बाद बाल ढंग से नहीं कटे। उसके बाद क्या किया कि अभी तो नहीं कट रहा, तब मैं गुस्सा हो गया कि यार मुझे तो ये क्या। तो उसने मशीन चला दी, उससे करके सब बराबर करके हंसता हुए चला गया। अब मैं अंगोछा बांधे, वो समझ नहीं आया, मेरी तो हालत ख़राब। सुबह पिताजी ने देख लिया, संडे था उस दिन, तो गए नहीं वो ड्यूटी पे। देखा, बोले क्यों अंगोछा बांधे घूमता रहे तो मेरी बहन ने बता दिया कि वो बाल काट के चला गया। तो देखा, अरे जो मुझे मार पड़ी है। बोले मैं मर गया था। क्यों हमारे गंजे तभी होते जब कोई मर जाता है तब। कहता मैं मर गया था रे तेरे सर, जो उन्होंने मुझे पीटा है। तो देखिए परोपकार का ये चक्कर होता है ना। मैं तो मदद कर रहा था। हाँ मैं तो मदद कर रहा था। मदद भी क्या बोलूँ, बस ऐसे कौन काटता है। अच्छा। तो ये है, ऐसे खूब मार पड़ी है मुझे। एक जो बच्चों को बहुत पसंद आया था और हम लोगों ने भी वो सीरियल बहुत देखा है, चाचा चौधरी। हाँ। है ना। और आज के समय में मुझे लगता है कि चाचा चौधरी जैसा कुछ कैरेक्टर स्टोरी टेलिंग रह भी नहीं गया टेलीविजन में बच्चों के लिए। या तो सब टॉम एंड जेरी बाहर के शोज और सीरियल्स हैं, हमारे वहाँ नहीं रह गया है। कैसा था आपका चाचा चौधरी का एक्सपीरियंस? बहुत मजा। एक्चुअली मैं उसमें साबू करना चाहता था क्योंकि मैंने बचपन में पढ़ा था वो। हाँ। तो आपके पास जबकि मेन कैरेक्टर था। हाँ चाचा चौधरी था, लेकिन साबू से मेरी मोहब्बत थी मुझे कि अच्छा। साबू वो था मेरे दिल में। हाँ। जब मैं पढ़ता था तब उस वक्त, और बाद में जब वो मुझे बाद में तो छूट गया, इसमें आ गया, तो फिर मुझे लगा कि अरे तो सामने आ गया कि चाचा चौधरी, तो मुझे तो मज़ा आ गया। मैंने चलो करते हैं। फिर किया जैसा भी हो सका, तो फिर बड़ा मज़ा आया। फिर तो कुछ काफ़ी 100-150 एपिसोड बने उसके। बहुत। हाँ, फिर बच्चों के साथ एक तो मुझे बहुत मज़ा आता है। बच्चों को कोई भी काम मुझे करने मिला तो मुझे बहुत मज़ा आता है, क्योंकि बच्चों के साथ जो सीखने को मिलता है वो कहीं नहीं मिलता है। बच्चे इतने ईमानदार और सच्चे होते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते बच्चे, सच्ची। तो वो मुझे बड़ा मज़ा आता है उनके साथ। ठीक है, एक मैं रैपिड फायर सेशन करूंगी आपके साथ।
आपको बताना है बॉलीवुड की एक ओवर हाइप्ड फिल्म का नाम। बताइए, जो इतना नाम वाम हुआ था मगर इतनी कोई खास नहीं थी, आपको देख के लगा। पता नहीं, मैंने बहुत दिनों से फिल्म नहीं देखी, मैं क्या फिल्म बताऊं। बॉलीवुड की कोई आपकी फेवरेट फिल्म? फेवरेट तो बहुत सारी हैं मेरी तो। दो बीघा जमीन, काबुली वाला मुझे ज़्यादा। अच्छा। और बॉलीवुड तो नहीं है लेकिन पाथेर पंचाली सत्यजीत रे की वो फिल्म से मुझे क्या, इन फिल्म को देख के बहुत वो होता है एक क्या कहें कि काम करो तो ऐसा करो। कंफर्ट फूड क्या है? कोई एक चीज जो अगर करेले। आप करेले? जी। क्या बात है। सबसे बुरी आदत क्या है आपकी? जल्दी विश्वास कर लेता हूँ। किसी एक्टर को कभी ब्लॉक किया है फोन पे? नहीं, किसी को नहीं किया। आपको आज तक की सबसे अच्छी एडवाइस क्या मिली है? कि मरना भी है तो हमारे सामने आके मरिए। और सबसे बुरी एडवाइस क्या मिली है? कि क्या फालतू के म्यूजिक में लगे रहे तो हारमोनियम बजाते रहते, ये निराशियों का काम है। अच्छा, कोई एक ऐसी चीज जो आपसे अच्छा कोई और नहीं कर पाएगा? अरे ऐसा तो मुझसे अच्छा सब लोग सब कर लेंगे। सबसे बड़ी सीख क्या है लाइफ की आपकी? वक्त ज़ाया ना करो। कभी किसी की शादी में बिना बुलाए जाके खाना वाना खाया है? नहीं, कभी नहीं खाया। 2024 में आपके साथ सबसे अच्छी चीज क्या हुई है? कि सबसे अच्छी चीज़ हुई है कि पूरा साल गुजर गया और याद नहीं था क्या क्या हुआ है। अच्छा, आपको इंडस्ट्री में, थिएटर में, जितने भी लोगों के साथ आपने काम किया है, अगर आपको बताना हो कि कोई एक या दो एक ऐसे लोग हैं जिनसे मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ और मतलब बहुत करीब है मेरे? प्रदीप कृष्ण, इब्राहिम अलकाजी। अब एक कहना बड़ा मुश्किल है। क्या है कि ये लोग नहीं भी हैं साथ में तब भी ऐसा लगता है कि कुछ नसीहत दे गए हैं, जैसे इब्राहिम अलकाजी। उन्होंने जिंदगी का जो सलीका दे दिया है वो बड़ा मुश्किल है। और फिल्म मैंने प्रदीप के साथ पहली फिल्म की थी, प्रदीप कृष्ण, अरुंधति रॉय, प्रदीप कृष्ण। तो उनके साथ जो रह के मुझे बहुत सारी चीज़ें फिल्मों के और जो बारीकियाँ थिएटर और फिल्म, तो उनके साथ रह के, क्योंकि उसके डायलॉग भी हम ही लिखते थे, तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ मिली। 2025 का आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है? बस वही मैंने बताया आपको कि कुछ अपने आप को थोड़ा सा बदलूंगा। बहुत लेजी सा हो गया हूँ मैं, तो कुछ एक्सरसाइज करूंगा, मॉर्निंग वॉक करूंगा। और ये असली वाला रेजोल्यूशन है या वही वाला है कि लोग नहीं, पहले जनवरी को जाके नहीं मैं तो साल भर की मैं बड़ा जिद्दी हूँ इस मामले में। क्योंकि मैं देख तो लूंगा कम से कम। म्यूजिक में रियाज तो करना मैं शुरू करूंगा। रियाज मेरा बहुत दिनों से वो ये तो पक्का है। बस बाकी एक्सरसाइज उस पर नहीं जाता मैं। वो मैं आपकी बात मान लेता हूँ कि शायद वक्त ना मिले कोई शूटिंग और इसमें डेली का तो नहीं, लेकिन रियाज का सोचूंगा। और अगर ये होने तो फिर मन अपने आप ही लगता है कि थोड़ा सा अपने ऊपर काम भी कर लो। ठीक है। इंटरव्यू एंड करें उससे पहले मुझे ये जानना है, क्योंकि आपने इतने साल काम किया है थिएटर में, सीरीज में, फिल्म्स में, अगर किसी नए आर्टिस्ट को, नॉट नेसेसरली एक्टर हो या सिंगर हो, म्यूजिशियन हो, कोई भी, उसको कुछ चीजें जो अपने जहन में रखनी चाहिए कि अगर वो मुंबई जाके काम करेगा तो होता है ना, असलियत मालूम होनी चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं कि बच्चों को लगा उन्हें एक्टर बनना है, वो घर से भाग गए, मम्मी पापा से बगावत कर ली। तो अगर वो जा रहे हैं तो कुछ स्थिति उन्हें मालूम होनी चाहिए कि बम्बई जा रहे हो, इतना खर्चा होता है, इस चीज में पैसा लगता है, या ये असलियत है, ऐसा नहीं है कि तुरंत काम मिल जाएगा। तो ऐसी कुछ नसीहत अगर आप देना चाहें। मैं तो सबसे पहले नसीहत ये है कि मुंबई मत आइए। सबसे पहले कुछ सीख लीजिए, बम्बई के लायक बन जाइए, उसके बाद आइए। और उसके लिए ये है कि अपने आप को पहचानिए कि आप में कितनी काबिलियत है, क्या खूबियाँ हैं, क्या खामियाँ हैं। खूबियाँ हैं तो खूबियों को और खूबियों में तब्दील करिए, खामियाँ हैं तो खामियों को खूबी में तब्दील करिए। क्योंकि हम सब में खामियाँ और खूबियाँ, उन्हीं से हम लड़ते रहते हैं। और क्या है कि ज़्यादातर लोग नियत बना लेते बम्बई जाएंगे वहाँ सब कुछ नहीं होता। बम्बई आके आपको सीख के यहीं से जाना पड़ेगा। और बम्बई कभी जाना नहीं चाहिए, बम्बई खुद अपने आप बुला लेता है। मैं कभी बम्बई नहीं गया, बम्बई ने खुद मुझे बुलाया, वो खुद ही खींच के पकड़ के। तो ये ऐसा करो कि खुद खींच ले बम्बई। क्यों जा रहे हो बम्बई भैया, पहले कुछ करो तो। ठीक है, हम इंटरव्यू एंड करें उससे पहले आप हमें एक गाना सुना दीजिए। अच्छा, कोई भी आपका फेवरेट, या एक पुनीत जी ने भी हमें सजेस्ट किया था, वो सुनना चाहते थे आपसे। सांवरे आ जाइयो मोरे सांवरे,
आ जइयो सांवरे, आ जइयो सांवरे। ए नदिया किनारे मेरो गाँव रे, ए नदिया किनारे, ए नदिया किनारे मेरो गाँव रे, सांवरे आ जइयो सांवरे, आ जइयो सांवरे। ए नदी किनारे धुआं उठे और मैं जानूं कछु होए, और जाके कारण में जली कहीं वही न जलता हो। नदिया किनारे मोरी ऊंची हवेली, ब्रिज की मैं तो नार नवेली, राधा रंगीली मेरो नाम रे, आ जइयो सांवरे, आ जइयो सांवरे, आ जइयो सांवरे, आ जइयो मोर सांवरे, आ जइयो सांवरे, आ जइयो सांवरे। बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने का, इतने सारी हमारी बातें मानने का। जब कहीं आपने गाना गाया, हमारी सारी बातें सुनी, आपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर बात करके, और बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। नेक्स्ट जो भी आपके जितने भी सारे काम आ रहे हैं 2025 में, मैं चाहती हूँ कि आप जितने भी रेजोल्यूशंस लें वो पूरे हों, आप और घूमें, शुक्रिया, और बढ़िया ये काम बहुत जरूरी करें। है, ये बहुत जरूरी है। और बहुत मजा आया आपसे बात करके। थैंक यू, थैंक यू। आपसे बस थोड़ी सी गुजारिश और है कि हमारे दर्शकों को भी आप नया साल विश कर दें। नया साल सबके लिए बहुत हैप्पी न्यू ईयर कहूँगा, और बड़ा ऐसा हो नया साल कि वक्त ज़ाया मत करें और मज़े ले लीजिए नए साल के। जो पुराने साल को भूल ही जाइए कि निकल गया, वो जो गया सो गया। इसलिए मैं बताता नहीं कि पिछले साल क्या था, याद ही मत रखो। जो हुआ हुआ, अच्छा हुआ वो भी भूल जाओ, जो बुरा हुआ वो भी भूल जाओ। अब नए साल में जहाँ हम हैं उसको एंजॉय करना है, बस यही कहना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये इंटरव्यू पसंद आया होगा। 2025 का आपका रेजोल्यूशन क्या है वो आप कमेंट्स में लिख के जाइएगा। अब इन्होंने तो हमें नहीं बताया है कि इनकी बिटिया की शादी हो रही है सीजन 4 में या नहीं। अगर आपको लगता है हो रही है या नहीं हो रही है, अपना जवाब नीचे कमेंट्स में लिख दीजिएगा। इनका कौन सा काम आपको सबसे ज्यादा पसंद है वो भी नीचे लिख के जाइएगा। अगर आपके कोई क्वेश्चंस रह गए हो हमें बता दीजिएगा, मैं इनके पीछे पड़ के उसके भी जवाब आपके पास लेकर आऊंगी। और जाने से पहले आप हाइप बाय निहारिका को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो भी कर लीजिएगा।